ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है, जिसमें जेठानी देवरानी से बहुत जलती है। आइए देखते हैं क्यों। अरे कितनी सुंदर लग रही है। कौन? अच्छा भाभी। बात तो सही कही। भाभी है तो बहुत सुंदर। क्यों निशा भाभी, सही कहा ना? हाँ, छोटी उम्र है तो फिर नई नई शादी। जब से ये इस घर में आई है तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आस पड़ोस की औरतें मुझसे खुद आकर बात करती है, मुझे अपने साथ घुमाने ले जाती है, कहती है क्या बहू लाई हो भई। माँ, ये भाभी के आने की वजह से नहीं, भाभी की सुंदरता का कमाल है। जो सारी औरतें आपसे बात करती हैं, सभी लोग भाभी से बात करना चाहते हैं। अरे जो भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ क्या मेरी बात चल रही है? लाइए भाभी, मैं चाय दे देती हूँ, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों देगी चाय? कहीं तेरे ऊपर गिर गई तो? ना। लेकिन माँ जी, क्यों, क्या हुआ? क्यों चाय मेरे ऊपर गिर जाएगी? अरे छोटी भाभी, माँ के कहने का मतलब है आप इतने सुंदर हाथों से काम करेंगी, अच्छा होगा कि आप ये काम निशा भाभी को ही करने दे। वैसे भी उन्हें आदत है ऐसे काम करने की। हाँ नेहा, माँ जी और ये सही बोल रही हैं। तुम बैठो, चाय पियो, मैं सब कर लूँगी। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। अगले दिन। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आपको कैसे ना बुलाऊं? आपको अब यहाँ कौन नहीं जानता? अरे चांद का टुकड़ा है आपके घर तो। वो तो है। वैसे बधाई हो तुमको, तुम दादी बन गई। हाँ, एक और बात, जब आप मेरे पोते के नामकरण में आएंगी ना, तो प्लीज़ अपनी बड़ी बहू के बदले अपनी छोटी बहू को ले आना। क्या पता उसका हाथ लगने से मेरा पोता बड़ा होकर उसकी तरह सुंदर और गोरा चिट्टा बन जाए। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर लाएंगे। जो जेठानी आज से पहले पूरा घर संभालती थी, हर एक की ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, देवरानी के आ जाने के बाद उसे सबने पूछना ही जैसे छोड़ दिया था। फिर एक रोज़ वो अपनी माँ से बात करती है। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर आना चाहती हूँ। वैसे भी इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। माना मेरी देवरानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो पहले से घर में है उसे इस तरह नज़रअंदाज कर दो कि उसे लगे कि वो है ही नहीं। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करने आना चाहती हूँ। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, यह बस कुछ दिनों की बात है। देखना, जैसे ही कुछ साल बीत जाएंगे उसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अरे खूबसूरती कौन सा हमेशा रहती है? जो रहते हैं वो है गुण, और मेरी बेटी तो गुणों की खान है। पर माँ, आज के समय में गुण कौन देखता है? अगर माँ मैंने कुछ नहीं करा ना, तो मेरी हालत घर के उस सामान जैसी हो जाएगी। जो घर पे रहे ना रहे, घर वालों को कोई मतलब नहीं। अरे तू क्या करेगी? ऐसा क्या कर सकती है कि घर वाले पहले की तरह तुझ पर ध्यान दे? देख बेटा, कुछ गलत ना कर लेना। ये सब जो भी हो रहा है ना, उस नेहा की वजह से हो रहा है। अगर नेहा इस घर से चली जाए ना, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तब घर के लोग मुझे सामान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। अरे लेकिन तू उसे निकालने के लिए क्या कर सकती है? और वो क्यों जाएगी? उसका भी तो ससुराल है ना। बस आप देखते रहिए माँ, मैं क्या करती हूँ। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है ये सब कुछ। ना माँ, और नहीं। फिर अगले दिन। नेहा, क्या तुम माँ जी को उनकी बीपी की दवाइयाँ दे दोगी? मैं ज़रा कुछ काम कर रही हूँ। माँ जी को वक्त पर दवाई देना ज़रूरी है, जानती ही होगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, कहाँ है दवाई? वैसे भी माँ जी ने मेरे लिए जितना किया है वो तो मेरी सगी माँ भी नहीं करती।
ऐसा क्या कर दिया माँ ने? देखिए ना कैसे महारानी बना कर रखती है मुझे वो। वरना मेरी माँ, उसने तो मेरी हालत नौकरानी वाली कर रखी थी, सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम। लेकिन यहाँ तो आराम ही आराम। वैसे कहाँ है दवाई? हाँ सही बात है, तेरे आने के बाद से तो इस घर में मैं ही नौकरानी बन गई हूँ। पर कोई ना, वो वहीं टेबल पर रखी होगी दवाई, दे दो माँ को, मैं खाना बनाती हूँ। देवरानी सास को दवाई देती है। दवाई खाने के 5 मिनट बाद ही सास की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माँ जी की तबीयत यूँ अचानक से कैसे बिगड़ गई? माँ जी का तो पहले ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। इन्होंने कोई गलत दवाई ली है, इसलिए ऐसा हुआ है। वैसे क्या दिया था इनको आप लोगों ने? ये छोटी वाली बहू ने ही दवाई दी थी। बड़ी देती है तो ठीक रहता है, छोटी ने न जाने क्या खिला दिया। लेकिन मैंने तो बीपी की दवाई दी थी, ये देखिए, ये दवाई थी। ये वो दवाई नहीं है जो ये खाती है, ये कोई दूसरी दवाई है। लाइए देखो ये किस चीज़ की है। डॉक्टर दवाई देखते हैं और फिर, अरे ये तो नींद की दवाई है, वो भी एक्सपायरी वाली। मुझे दिखाओ। हाँ, ये वो दवाई नहीं है। माँ जी की दवाई तो ये वाली है। क्या है नेहा, माना सुंदर हो लेकिन थोड़ी अकल भी तो लगा लिया करो। क्या है नेहा भाभी, आपने माँ को दवाई देखकर क्यों नहीं दी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आज आपकी वजह से माँ को कुछ भी हो सकता था। लगता है भगवान ने केवल शक्ल दी है, अकल नहीं दी, बुद्धि देना ही भूल गए। अगले दिन, सुनो नेहा, टेबल पर फाइल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ऐसा करो, उनको अच्छी तरह फाड़ कर फेंक दो, वो अब किसी काम के नहीं है। लेकिन भाभी ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है और मैं कैसे फाड़ दूँ? अरे मेरे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब किसी काम के नहीं, इसलिए घर गंदा रहता है, सफाई का जिम्मा सारा मेरे पर है। मेरे घर में फालतू के कागज पड़े ही रहते हैं। देवरानी टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद, भाभी यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल पड़ी हुई थी, आपने देखी क्या? अरे नहीं देखी देवर जी, वहीं होगी। भाभी वो सारी फाइल तो मैंने फाड़ के फेंक दी, आप ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन वो तो पुराने बेकार पेपर फाड़ने बोला था, तूने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, भाभी ने बोला और आपने बिना देखे उसको फेंक दिया। अरे कल को निशा भाभी आपको कुएं में कूदने को कहेगी तो आप कूद जाएंगे क्या? आपके पास खुद का कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो? उसने बोला ना, गलती मेरी ही है, मुझे ही ठीक से बताना चाहिए था। नहीं नहीं भाभी, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये भी तो एक बार फाइल खोलकर देख सकती थी। हर वक्त अपनी गलती आप पर ही डालती रहती है। कल भी जब माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोगों ने इनको सुंदर सुंदर बोलकर बहुत सर पर चढ़ा रखा था। लेकिन सुंदर होने से कुछ थोड़ी ना होता है, गुण तो इनमें एक भी नहीं है। नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम नहीं जानती कि वो फाइल कितनी जरूरी थी। अब क्या करूं? आपकी उस फाइल की कोई कॉपी है क्या? हाँ भाभी, मेरे लैपटॉप में है। तो बस मीटिंग के लिए तब तक वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हाँ, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ऐसे ही जेठानी देवरानी को अपनी छोटी छोटी चालों में फंसाकर घर वालों को देवरानी के खिलाफ भड़का देती है, जिससे घर वाले देवरानी को घर से निकाल देते हैं। और ऐसे हमारी जेठानी जी देवरानी को घर से विदा करती है। अरे अब सुंदर खूबसूरत बीवी की चाह किसे नहीं होती, लेकिन क्या हो जब बीवी की खूबसूरती ही पति के लिए सर दर्द बन जाए। देखिए जरा। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हमारी शादी को इतने महीने हो गए हैं और हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। बाहर तक नहीं निकलने देते हो। चलो ना। अब आज नहीं, फिर कभी चलते हैं। आज ना मुझे बहुत काम है। वैसे तुम्हें कितनी बार बोला है, घर से बाहर जाने का ना सोचा करो। तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है।
तुमसे जब भी कहीं घूमने जाने के लिए बोलती हूँ तुम यही बोलती हो। अरे तो फिर कब चलेंगे? और कैसी है दुनिया, ये देखूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। स्कूल से निकली ही थी कि पापा ने बालिग होते हुए भी शादी करवा दी। कहीं जाने को कहो तो कहते थे दूल्हे के साथ जाना, और अब दूल्हा भी ऐसा ही मिला है। पत्नी को रोता देख पति को दया आ जाती है। सच में आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता है कल चले? ठीक है, लेकिन कल के बाद कोई बहाना नहीं, समझे ना। पति परेशान रहता है, सोचता है भला की खूबसूरत बीवी को अगर बाहर ले जाएगा और कहीं दुनिया की नजर लग गई तो? अरे कोई मेरी बीवी को बहला कर मुझसे दूर कर देगा तो क्या? अगले दिन दोनों पति पत्नी घूमने जाते हैं तो उन्हें कुछ आस पड़ोस की औरतें देखती है। अरे आज दीपक और उसकी लुगाई की सवारी कहाँ जा रही है? अरे आज तो गली में चांद निकल आया, वो भी दिन में। और कहाँ घूमने जा रहे हैं? शादी हुए इतने महीने हो गए हैं तो सोचा आज एक साथ घूमने चले। क्यों, गलत है क्या उसमें? अरे इतनी सुंदर बीवी के होते हुए कोई कैसे घूमने न जाए? आखिर पूरे गांव को भी तो दिखाना है कि गांव की सबसे खूबसूरत बीवी मेरी है। क्यों दीपक, सही कहा ना? नहीं नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन अपनी बीवी की खूबसूरती की नुमाइश करता है? अरे तो क्या हुआ अगर वो सबको दिखाना चाहता है? वैसे भी हर आदमी की किस्मत थोड़ी ना होती है दीपक की किस्मत जैसी कि सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बन जाए। काकी ऐसा ना बोलो, मैं जितनी खूबसूरत हूँ ना, मेरा दीपक उतना ही समझदार और सुलझा हुआ है। उसने मुझसे शादी मेरी खूबसूरती देखकर थोड़ी ना की थी, अपने लिए मेरा प्यार देखकर किया। क्यों दीपू, सच कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सच मेरी बुलबुल। कुछ दिनों बाद पति अपने दफ्तर काम पर जाता है। मैंने सुना है वो अपना दीपक नहीं है, उसकी शादी हमारे गांव की सुंदरी कोमल से हुई है। क्यों सच्ची? ऐसी बात है तो दीपक की तो लॉटरी लग गई। अरे क्या किस्मत है उस लड़के की, इतनी अच्छी नौकरी और घर में सुंदर सी छोकरी। अरे लड़के की तो लाइफ सेट है। किस्मत चमक गई है दीपक की शादी के बाद से। अरे कैसा ना चमके, सब कोमल की वजह से, नहीं तो तुम्हें लगता उसे कोई पूछता भी होगा। हाँ ये तो सही कहा, जिसकी बीवी कोमल जैसी हो उससे कौन बात नहीं करना चाहेगा। अरे पता नहीं कब हमें बुलाएगा खाने में। दीपक अपने साथ काम करने वालों की बातें दूर से सुन रहा था। उसे अजीब सा फील होता है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। बात तो सही है, कल तक मेरे घर क्या मुझसे बात भी कोई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से शादी हुई है हर किसी को दीपक के घर आना है, उसे अपने घर बुलाना है। यार मेरी पहचान क्या मेरी बीवी से ही रह जाएगी? शाम को, सुनो ना दीपक, बाजार चलते हैं, वो कुछ ना घर का सामान लाना था। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्यों, तैयार ही तो हो, और कितना तैयार होगी? और क्या है जब देखो बाहर भागने की लगी रहती है? क्यों? हाँ, मुझे टाइम नहीं है, तुम खुद ही चले जाना। दीपक का रवैया अब तो बीवी के लिए इतना गंदा हो जाता है कि उसकी बीवी परेशान सी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद, सुनो दीपक, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं सोच रही थी अगर कल तुम मुझे मेरी माँ के वहाँ छोड़ आती तो। वैसे भी अब मन नहीं लगता मेरा इस घर में, न जाने तुम्हें क्या हो गया है। हाँ बेटा, कल ऐसा कर बहू को उसके मायके छोड़ा। आजकल बहू काफी गुमसुम सी रहने लगी है, बच्ची ही तो है, और तू भी तो वक्त नहीं देता। लेकिन माँ मुझे काम है, मुझे दफ्तर भी जाना है, और क्या जरूरत है वहां जाने की? क्या तेरा काम बहू से ज्यादा जरूरी है? क्या हो गया है बेटा, क्यों तू ऐसा हो गया है?
तू तो ऐसा नहीं था, कितना खुश था बहू से शादी करने के लिए, अब क्या हो गया? हाँ दीपक, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है जिसका तुम्हें बुरा लगा है? अरे मुझे क्या हो गया? और मैं कौन सा जरूरी हूँ कि मुझे कुछ हो और उसका किसी पर असर पड़े? कोई बात नहीं है, मुझे बस टाइम नहीं है, तुम खुद ही अपने मायके चली जाओ। और अब मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, पहले तो ये ऐसा नहीं करता था। वही तो माँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। पहले तो कभी ये इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। अगले दिन बीवी अपने मायके के लिए निकल रही होती है कि वो पति से मिलने उसके दफ्तर जाती है। पता नहीं, शायद ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो। माँ से मिलने तो जा रही हूँ, लेकिन एक बार इन्हें बता देती हूँ। कल से तो बात भी नहीं की है इन्होंने। बीवी जैसे ही ऑफिस में जाती है, सभी उसे देखने लगते हैं। तभी वो पति के कैबिन में जाती है, जहाँ अब तुझे क्या हो गया? तू अपनी बीवी से बात क्यों नहीं कर रहा? भला कोई अपनी इतनी सुंदर बीवी से नाराज रह सकता है क्या? वही तो, तू हमें बता, जो भी बात है हम तेरी मदद करेंगे। अरे क्या मदद करोगे जब परेशानी की जड़ ही मेरी बीवी है? ये सुनकर बीवी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो कैसे? तेरी बीवी तो सुंदर है और तुझसे बहुत प्यार भी करती है, तो परेशानी कैसी? उसकी खूबसूरती ही तो परेशानी है। मैं जब भी उसके साथ कहीं जाता हूँ ना, तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब लोगों के मन की बात जानी ना कि असली बात क्या है, तब मुझे बहुत बुरा लगा। लोग मेरे बारे में एक ही चीज सोचते हैं कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, मुझे कोमल जैसी खूबसूरत बीवी मिली। लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे को कोमल जैसी बीवी मिल सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोमल के लायक नहीं, मैंने कोमल को फंसाया है। सब जगह बस कोमल कोमल कोमल। कोमल के आगे तो मेरा कोई वजूद, कोई पहचान ही नहीं है। अगर कोमल मेरी बीवी नहीं होती ना, तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत ही नहीं करी, सब काम कोमल की खूबसूरती ने करा है। मेरी मेहनत की तो कहीं बात ही नहीं आती। कोमल पति की बात सुनकर रोने लगती है। तभी उसके दोस्त की नजर कोमल पर पड़ती है। अगर सारी परेशानी की जड़ मैं ही हूँ, तो मैं अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से खराब करवा लेती हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। और अच्छा ही हुआ तुमने सुन लिया, वरना मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं कह पाता। कोमल वहां से जाने लगता है कि रुकिए भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? सभी दोस्त मिलकर पति को समझाते हैं और फिर मुझे माफ कर दो। पति के लिए पत्नी की तारीफ और पत्नी के लिए पति की तारीफ ही असली सफलता है। मुझे माफ कर दो। गुप्ता जी अपनी बेटी गुंजन की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। काफी महीने हो गए थे उसके लिए लड़का ढूंढते ढूंढते, लेकिन जब भी गुप्ता जी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढते, उसके साथ रिश्ते की बात पक्की ही नहीं हो पाती थी। एक दिन परेशान होकर गुप्ता जी अपनी बेटी गुंजन और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ पंडित जी के पास पहुंचे। प्रणाम पंडित जी, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। मैं तो अपनी बेटी के लिए लड़के देख देख कर थक गया हूँ। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले भी सही, लेकिन कहीं कोई रिश्ता पक्का ही नहीं हो पाता। गुप्ता जी, जरा अपनी बेटी की कुंडली तो दिखाइए, ठीक से देखनी पड़ेगी। लगता है कुंडली में कोई गड़बड़ है। हाँ हाँ पंडित जी, जरा ठीक से देख कर बताइए ना, आखिर कब होगा हमारी बेटी का विवाह? अरे अरे, लगता है आपको कभी किसी ने बताया नहीं पहले। आपकी बेटी की कुंडली में तो मांगलिक दोष है, और इसकी शादी किसी मांगलिक लड़के के साथ ही होनी चाहिए, वरना विवाह के बाद बहुत परेशानी आ सकती है। आपके कहने का मतलब है कि अब मुझे गुंजन के लिए कोई मांगलिक लड़का ढूंढना पड़ेगा?
जी बिल्कुल ठीक समझा आपने गुप्ता जी। जो लड़का मांगलिक ना हो उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने की गलती कभी भी मत करना। लेकिन पंडित जी, इन सबसे क्या होता है? अब दुनिया में इतनी शादी होती हैं, सबको थोड़ी ना पता होता है कि वो मांगलिक है या नहीं। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन ये भी तो सच है ना कि कितने सारे विवाह टूट जाते हैं, लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इसलिए हमें कुंडली और इन सब बातों पर भरोसा करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, हम ध्यान रखेंगे। प्रणाम। अब हम चलते हैं। घर पहुंचने के बाद लो, अभी एक परेशानी और आ गई। अब एक अच्छा लड़का तो ढूंढना है, लेकिन उसके साथ वो लड़का मांगलिक भी होना चाहिए। वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, और अब मांगलिक लड़का। पता नहीं हमारी बेटी के लिए एक सुयोग्य लड़का कब मिलेगा। तभी पड़ोस में रहने वाली काकी गुप्ता जी के घर आती है। अरे काकी, बहुत दिनों के बाद आई है। आइए, चलिए साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अरे पुष्पा, मैं तो तेरी छोरी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। बड़ा अच्छा लड़का है, दिखने में एकदम सुंदर राजकुमार, और बहुत अच्छी नौकरी भी है। अरे काकी, आप तो रिश्ता ले आई है, लेकिन पंडित जी से मिलकर आ रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि गुंजन की कुंडली में मांगलिक दोष है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़के को भी वैसी ही लड़की चाहिए, और उसे ना एक सुंदर लड़की से शादी करनी है। और आपकी गुंजन तो दिखने में इतनी प्यारी है, उसका रिश्ता तो झट से पक्का हो जाएगा। अरे वाह काकी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलिए, आज तो मैं आपको चाय के साथ मिठाई भी खिलाऊंगी। जा जा, फिर देर किस बात की, जल्दी से बढ़िया सी चाय बना ला, और मिठाई ना भूलना। इस तरह गुंजन की शादी देवेंद्र नाम के लड़के के साथ हो जाती है। गुंजन और देवेंद्र की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। देवेंद्र की माँ भी गुंजन को बहुत अच्छे से रखती थी। एक बार देवेंद्र गुंजन के साथ गुंजन के घर आया। दामाद जी, आपके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करके हम तो धन्य हो गए। आपकी बेटी गुंजन भी बहुत अच्छी है मम्मी जी। मेरे परिवार का और हम सबका बहुत ख्याल रखती है। मैं भी गुंजन के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। चलो, ये भी अच्छा हुआ। जानते हो, गुंजन के लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी। कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। बाद में पंडित जी ने बताया कि गुंजन मांगलिक है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी कि गुंजन मांगलिक लड़की है। लेकिन देवेंद्र जी, आप भी तो मांगलिक है ना? तभी तो आपके परिवार वाले मेरी और आपकी शादी के लिए मान गए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो इस बात को पहले से जानते थे। लगता है कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं मांगलिक नहीं हूं। लेकिन बेटा, जब काकी रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारा, तो उन्होंने बताया था कि तुम मांगलिक हो और तुम्हें ऐसी ही लड़की चाहिए। इसीलिए तो हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करवाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि हम तो खुद इस बात को लेकर बहुत डरे हुए थे। चलिए पापा जी, मम्मी जी, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी और गुंजन की मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे मेरी माँ से एक बार बात करनी चाहिए। देवेंद्र जी, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। अब हमारी शादी हो चुकी है और भगवान की दया से हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मम्मी जी से बात करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम घर चलकर उनसे बात कर लेते हैं। देवेंद्र के घर जाने के बाद मम्मी, आपको एक बात बतानी थी, लेकिन वादा करिए कि आप नाराज नहीं होंगे। क्या हुआ बेटा? अभी तो अपने ससुराल से होकर आए हो गुंजन के साथ, कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे, गुंजन से झगड़ा हुआ है? अरे नहीं मम्मी जी, देवेंद्र तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर बात क्या है बेटा, सीधे सीधे बताओ।
तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। अब मम्मी वो क्या है ना, गुंजन मांगलिक है। ये तुम क्या कह रहे हो? गुंजन मांगलिक है? लेकिन बेटा तुम तो मांगलिक नहीं हो, और इसी वजह से मैं तो तुम्हारी शादी किसी बिना मांगलिक लड़की के साथ करवाना चाहती थी। अब जाने दो ना मम्मी, बस आपको बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। वो क्या है ना, शायद कोई गलत फहमी हुई है और उस गलत फहमी के चलते ही गुंजन के परिवार वालों को लगा कि मैं भी मांगलिक हूँ और इसी वजह से उन्होंने मेरी और गुंजन की शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरा ही दिमाग खराब हुआ था शादी के वक्त। दीवानी हो गई थी मैं गुंजन की सुंदरता देखकर। लगा सब कुछ सही है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। इससे तो आने वाली जिंदगी में बहुत परेशानी आ सकती है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? कैसी परेशानी? आप फिक्र मत करिए, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूंगी। और वैसे भी मम्मी, मेरी और गुंजन की शादी को थोड़ा वक्त हो गया है। हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अरे शुरू शुरू में थोड़ी ना पता चलता है, लेकिन मैं नहीं चाहती बेटा कि तेरे साथ कुछ भी बुरा हो। लेकिन मम्मी जी अब क्या कर सकते हैं, अब तो शादी हो गई है। शादी नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ। तुम्हारे घर वालों को बताना चाहिए था। अब तुम्हारा मांगलिक दोष मेरे बेटे पर भारी पड़ेगा। अच्छा ठीक है मम्मी, अभी बहुत रात हो गई है, हम इस बारे में कल बात करते हैं। आप भी आराम से सो जाइए, हम भी अपने कमरे में जाते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन गुंजन की सास के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गुंजन मांगलिक है और इसकी वजह से उनके बेटे की जिंदगी में परेशानी आ सकती है। अब गुंजन की सास किसी भी कीमत पर गुंजन को अपने बेटे की जिंदगी से दूर करना चाहती थी और इसलिए वो अलग अलग तरीके से उसे परेशान करने लगी। गुंजन, मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ अलमारी में रख रहा हूँ। देखो तुम उठाकर इन्हें अंदर लॉकर में रख देना। ठीक है देवेंद्र जी, अभी बाथरूम में हूँ, आप ऑफिस जाइए। बाहर आती ही मैं आपके डॉक्यूमेंट संभाल कर रख दूंगी। ऐसे कैसे संभाल के रख देगी? ये सारे डॉक्यूमेंट मैं फाड़ कर फेंक दूंगी। उसके बाद देखती हूँ देवेंद्र का गुस्सा तेरे ऊपर किस तरह निकलेगा। गुंजन, मैंने तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो कहाँ हैं? कौन से डॉक्यूमेंट्स देवेंद्र जी? आपके जाने के बाद मैंने चेक किया, वहाँ अलमारी में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ये तुम कैसी बात कर रही हो यार? वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं खुद जाकर चेक करता हूँ। अरे नहीं है वहां पर। थोड़ी देर के बाद, गुंजन, तुम कितनी लापरवाह लड़की हो, इस बात का पता मुझे आज चल गया है। ये देखो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फटे हुए डस्टबिन में पड़े हुए हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम जानती हो इसकी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। मैं सच कह रही हूँ देवेंद्र जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो डॉक्यूमेंट्स देखे तक नहीं। गुंजन बेटा, क्यों बहस कर रही हो सकता है ना कि गलती से तुमने ये डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिए हो। अब देवेंद्र कह रहा है तो अपनी गलती मान लो ना। लेकिन मैंने जो काम किया ही नहीं, मैं उसे कैसे मान लूं? अच्छा, तो लापरवाह होने के साथ अब तुम जिद्दी भी हो। सही कहती है मम्मी, एक मांगलिक लड़की और बिना मांगलिक लड़के की शादी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसके बाद आए दिन देवेंद्र और गुंजन के बीच झगड़े होने लगे और एक दिन जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है। तुम भी तो मुझ पर हर बात पर शक करते हो। देवेंद्र जी, शुरू शुरू में मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे पति हो। यह गलत फहमी तो मुझे भी थी तुम्हारे साथ, लेकिन हमें ना बड़े लोगों की बात माननी चाहिए। और अगर मुझे पता होता कि इतनी प्रॉब्लम आने वाली है तो तुम्हारे मांगलिक होने की बात पता चलती ही मैं तुम्हें घर से निकाल देता। अच्छा, तो अब नौबत यहाँ तक आ गई कि आप अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालेंगे। जो पत्नी एक मिनट अपने पति को चैन से जीने नहीं देती, जिसकी चीजों का ख्याल नहीं रख सकती, उसका घर में क्या काम? ठीक उसी वक्त देवेंद्र के घर के पुराने पंडित जी उनके घर आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आपके बेटे और बहू इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हैं?
अब क्या बताऊं पंडित जी, ये सब तो होना ही था। अरे बहू के घर वालों ने हमसे झूठ बोला और अपनी मांगलिक बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दी। मुझे तो पहले ही पता था ये सब होने वाला है। अगर ऐसा हो गया था तो आपको उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए था। कैसा उपाय पंडित जी? ये शादी तो वैसी ही गलत है, कोई उपाय करने से क्या होने वाला है? मुझे अभी के अभी देवेंद्र की कुंडली दिखाओ, असलियत क्या है मैं ये पता करूंगा। ये लीजिए पंडित जी देवेंद्र की कुंडली, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे बेटे के ऊपर मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं है, और ये लड़की, इसके ऊपर तो भारी मंगल दोष है। पंडित जी ध्यान से देवेंद्र की कुंडली देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। आप जानती नहीं, लेकिन आपका बेटा मांगलिक है। भारी मांगलिक दोष लेकर पैदा हुआ है ये। और ये तो भला हो जो इस लड़की के साथ इसकी शादी हो गई। इसकी वजह से इसका मंगल दोष समाप्त हो चुका है। अगर ऐसा है पंडित जी, तो मेरे और गुंजन के बीच होने वाले झगड़े? देखो बेटा, जब हम दिमाग में किसी बात को बसा लेते हैं ना, तो वैसा ही होता है। तुमने सोच लिया कि तुम्हारी पत्नी मांगलिक है और तुम्हारी उसके साथ कभी बन नहीं सकती, तो बस वैसा ही होना शुरू हो गया। वैसे एक बात कहूँ, गलती मेरी भी है। जब से मुझे पता चला कि गुंजन मांगलिक है, मैंने इन दोनों के बीच झगड़े करवाने का काम किया था। ये देखो बेटा, झगड़े की जड़ यहाँ खुद हमारे बीच मौजूद है। हम जैसा दिमाग में बातें बना लेते हैं, हमारे साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अब अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम्हारी पत्नी मांगलिक है और तुम भी मांगलिक हो। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। साली बनी घर वाली। राहुल के माँ बाप रीना के घर रिश्ता लेकर आते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी रीना बहुत पसंद आई है। शादी के लिए हमारी हाँ है। क्यों राहुल? जी माँ। दादी जी, हमें भी राहुल बहुत पसंद है। बस मोहनलाल जी, एक बार रीना बिटिया से भी पूछ लीजिए, उसे हमारा राहुल पसंद है या नहीं। बोलो बेटी। मुझे पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखिए, माँ के गुजरने के बाद मैंने टीना को माँ की तरह ही प्यार दिया है। वो मुझसे कभी अलग नहीं रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि शादी के बाद टीना मेरे साथ ही रहे। रीना की ये शर्त राहुल की माँ और बाबूजी को अजीब तो लगी, लेकिन उन्हें रीना इतनी पसंद आ गई थी कि वो मान गए। बहू, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें ही इसे संभालना है। और बेटी टीना, तुम भी इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, अब राहुल और रीना के साथ तुम भी हमें बाबूजी और माँ कहकर ही बुलाओ। ठीक है अंकल आंटी, मेरा मतलब है माँ और बाबूजी। सबने नई बहू और टीना का खुशी खुशी स्वागत किया। रीना ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया और टीना भी परिवार में घुल मिल गई। अरे बस बस बहू, अब नहीं खाया जाएगा। अरे बाबूजी, अभी तो खीर भी खानी है। वाकई बहू, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो ना, उतने ही प्यार से खिलाते भी हो। ये तो मेरा फर्ज है माँ। लेकिन तुम ऐसे ही खिलाती रहोगी तो हम दोनों मोटे और आलसी हो जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ कल सुबह से योगा शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बचपन से दोनों बहनों ने सब कुछ शेयर किया था, इसलिए टीना धीरे धीरे रीना की सभी चीजों के साथ उसके पति राहुल पर भी हक जताने लगी। रीना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रोजेस लेकर आया हूँ। ओह थैंक यू। ओह जीजू, रोजेस तो मेरे फेवरेट है। थैंक यू जीजू। और टीना फूल लेकर चली जाती है। अरे, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। कोई बात नहीं ना, टीना को भी रोज बहुत पसंद है, उसे रखने दीजिए।
अच्छा सुनो, कल मेरी छुट्टी है, हम कहीं घुमाते हैं। हाँ बहू, तुम राहुल के साथ जाकर अपना शहर दिखाओ। ठीक है माँ जी। वाह, हम कल घूमने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब टीना, मैं तुम्हारी बहन को घुमाने ले जा रहा हूँ, और वैसे भी मेरी बाइक पर 3 लोग तो आ नहीं सकते। लेकिन मैं जब से आई हूँ मैंने ये शहर घूमा ही नहीं, मुझे घूमने जाना है। रीना ने अपनी छोटी बहन टीना को बचपन से बेटी की तरह पाला था, इसलिए वो उसे किसी बात के लिए ना नहीं कहती। राहुल, रीना, गांव से चिट्ठी आई है, तुम दोनों को हमारे कुल देवी के दर्शन करने के लिए बुलाया है। लेकिन दीदी को तो गाँव पसंद ही नहीं आता, जीजू के साथ मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं टीना, कुल देवी के दर्शन के लिए तो पति पत्नी को ही जाना पड़ता है। बाबूजी, मुझे गांव बहुत पसंद है और दीदी को तो गांव का एटमॉस्फेयर सूट भी नहीं करता, तो जीजी के साथ मैं चली जाऊंगी और दीदी की तरफ से दर्शन कर लूंगी। अरे लेकिन प्लीज दीदी, माँ जी को बोलो ना। जाने दीजिए ना माँ जी, इसी बहाने घूम आएगी टीना। घर वालों को टीना का ये बर्ताव खटकने लगा। अरे टीना, ये मोबाइल तुम्हारे पास? ये तो मैं टीना के लिए लेकर आया था। मुझे कब से फोन चाहिए था, इसलिए मैंने दीदी से ले लिया। उन्हें तो वैसे भी फोन यूज करने का शौक भी नहीं है। राहुल, बुरा मत मानना, लेकिन तू बहू के लिए जो लाता है उसे ये टीना हड़प लेती है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। ठीक तो मुझे भी नहीं लगता माँ, लेकिन आप जानती है ना, रीना को टीना से कितना लगाव है। ऐसे में मैं क्या कहूँ? बात तो तेरी ठीक है, लेकिन टीना की ये हरकतें तेरे और रीना के बीच आ रही है। जीजू, ये कैसी शर्ट पहनी है? ये शर्ट रीना को बहुत पसंद है। रीना दीदी को फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो बोरिंग शर्ट निकालो और ये शर्ट पहनो, इसमें आप बहुत हैंडसम लगोगे। अरे लेकिन तुम्हारी दीदी। प्लीज जीजू, प्लीज। चाहे फिल्म देखने जाना हो या शॉपिंग करने, टीना हर चीज में अपनी बहन को हटाकर अपने जीजू के साथ हो लेती। रीना बेचारी बस घर के काम में ही लगी रहती। इससे राहुल और रीना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। रीना को भी टीना का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को ना नहीं बोल पा रही थी। रीना, शाम को रेडी रहना, हमें मेरे बॉस के घर डिनर के लिए जाना है। जी, वो टीना ने कहा आज उसका बाहर जाने का बहुत मन है, तो वो चलेगी आपके साथ। अरे रीना, बॉस तुमसे यानी मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं, साली से नहीं। मैंने समझाया टीना को, लेकिन वो जिद करने लगी। अब आप बताइए मैं क्या करूं? देखा राहुल, मैंने कहा था ना तुझे। हाँ माँ, लेकिन आपने देखा ना, रीना को खुद बुरा लग रहा है, लेकिन वो टीना को ना नहीं कह पा रही है। अब मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। तू तेरे बॉस के घर से आ, उसके बाद क्या कहना है वो मैं बताती हूँ। राहुल के कान में माँ जी कुछ कहती हैं। रात को राहुल और टीना बॉस के घर से लौटते हैं। आ गए बेटा, कैसा रहा डिनर? बहुत अच्छा रहा बाबूजी। पता है बाबूजी, जीजू के बॉस ने मुझे इनकी पत्नी ही समझ लिया था। जब मैंने उन्हें बताया कि टीना तो मेरी साली है, तो वो बोले कि तुम दोनों पति पत्नी ही लगते हो। बात तो सही कही उन्होंने, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। राहुल, टीना, मैं और तुम्हारी माँ बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जब से रीना और टीना यहाँ आई है, टीना ही हर वक्त हर जगह तेरे साथ आती जाती है। और सच कहूँ तो रीना से ज्यादा टीना से तेरी जोड़ी जमती है, इसलिए हम चाहते हैं कि रीना को छोड़कर तू टीना से शादी कर ले। वैसे भी रीना को तेरे साथ किसी ने देखा भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अरे सही तो कह रही है,
तुम्हें तो राहुल के साथ आना जाना वक्त बिताना पसंद ही नहीं है। टीना ही उसके साथ जाती है हर जगह। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इनके साथ आने जाने का बहुत मन होता है, लेकिन मैं टीना को मना नहीं कर पाती। तो अब भी मना मत करो ना, तुम्हारी छोटी बहन का घर बस जाएगा। मुझे नहीं करनी जीजू से शादी, और पापा को ये सब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? अरे तो मोहनलाल से अभी पूछ लेते हैं। स्पीकर पर रखिएगा फोन ताकि सबको सुनाई दे। हेलो मोहनलाल जी। हाँ जी समधी जी, बोलिए बोलिए। राहुल और रीना की जोड़ी कुछ जम नहीं रही। वहीं टीना को राहुल के साथ घूमना फिरना हर जगह जाना बहुत पसंद है, और राहुल भी टीना को पसंद करने लगा है। तो क्या हम रीना की जगह टीना को अपनी बहू बना लें? देखिए, मैंने तो एक बेटी की शादी करवाई थी, वो रीना हो या टीना। आप कोर्ट में टीना की शादी राहुल से करवा दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। सुन लिया तुमने, तुम्हारे पापा भी मान गए। हे भगवान, ये क्या हो गया है आप सबको? मैंने बहू बन के आप सबकी इतनी सेवा की, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बहू तो तुम बन ही गई हो रीना, लेकिन राहुल की पत्नी कहाँ बनी? हर जगह तो इस टीना को भेज देती हो उसके साथ। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने इसकी जिद पूरी करने के चक्कर में अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी। टीना, मैंने हमेशा तेरा ख्याल रखा, लेकिन तूने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि राहुल मेरे पति हैं, उन पर पहला हक मेरा है। बचपन से मेरे खिलौने, मेरे कपड़े, मेरी साइकिल, तूने जो मांगा मैंने तुझे दे दिया। मुझे क्या पता था कि तू एक दिन मेरा पति ही मुझसे छीन लेगी। सॉरी दीदी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे तो आदत है आपसे सब मांगने की, लेकिन आपका शादीशुदा जीवन खराब करना नहीं चाहती थी मैं। लेकिन कर तो दिया ना तूने। जब तू राहुल के साथ हर जगह जाती थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अगर तभी तुझे हाथ में रहने को बोल दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं मानती हूँ मुझे जीजू और आपके बीच में नहीं आना चाहिए था। राहुल की माँ, अब जब इन दोनों को अकल आ ही गई है तो नाटक खत्म कर दे। हाँ जी, नाटक खत्म। कैसा नाटक? ये तुम्हें छोड़कर टीना से शादी करने की ये सारी बात ना एक नाटक थी। बहू, तुमने टीना को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा था, और टीना में ये समझ ही नहीं थी कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है। अब ऐसे तुम्हारे और राहुल के बीच आना सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे पापा से मिलकर हमने ये नाटक रचा। बॉस ने भी इसमें हमारा साथ दिया। मैं अपना सबक सीख गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि अब दीदी पर पहला हक जीजू का है, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद अपना और पापा का ख्याल रखूं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ही पापा के पास वापस चली जाऊंगी। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहन की जिद पूरी करने में भूल गई थी कि अब मैं एक नए रिश्ते में बन गई हूँ। आप मुझे भी माफ कर दीजिए। टीना तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उसका ख्याल रखने का पूरा हक है, लेकिन अब तुम्हारा एक रिश्ता मुझसे भी है, और सभी रिश्तों को बराबरी से संभालना तुम्हें सीखना ही होगा। आज सिखा तो दिया आपने। इस तरह दोनों बहनों को अपनी गलती समझ में आ गई। टीना अपनी बहन का घर छोड़कर अपने पापा के पास वापस चली गई। राहुल और रीना एक सुखी जीवन बिताने लगे।